बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हल्का बंदियों पे फैसला ताहाल ना हो सका, ये कब तक मसला हल होगा, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन फ़िलहाल इस मसले को एज सून एज पॉसिबल हल हो जाना चाहिए था। ये मसले का हल नहीं था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात की जाए, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए कि ये मामला कब तक हल होगा, तो वो कंधे उचका के कहते हैं कि जी हम नहीं जानते। आगे जो हमें सिलसिला नज़र आ रहा है उसमें कुछ आइनी तजादात हैं, लेकिन एक और बात जो हम पीछे 16 माह में देखते आए या उससे पहले 3 साल 7 महीने पीटीआई की गवर्नमेंट में जो आवाज़ें उठती रही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो आवाज़ें कुछ हमें सही होती भी नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा वो काम किया जो एक ख़ास पार्टी के हक में जाता था। जाते जाते पीडीएम जो गवर्नमेंट काम करके गई है वो ये करके गई है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत मरदमशुमारी वाले कानून को वो पास करवा के गई है। अब मरदमशुमारी वाले कानून में कुछ शिकम यूँ आ जाते हैं कि इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। आर्टिकल 51(5) कहता है कि अगर मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया जाए, उसका जो नतीजा आ जाए, तो नतीजा आने के बाद ही हल्का बंदियों का फैसला किया जा सकता है। जबकि आइन का दूसरा आर्टिकल 2241 आर्टिकल ये कहता है कि इलेक्शन जो है उस वक्त हो जाने चाहिए जब असेंबलियाँ तहलील हों, वक्त से पहले। और वक्त से पहले जब अगर असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। एक और जगह ये आता है जनाब के आर्टिकल 48(5) ये कहता है कि अगर सदर की तरफ से असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान किया जाए तो सदर उसी वक्त ही ऐलान करता है और डेट अनाउंस कर देता है। निगरान सेटअप है या नहीं है वो एक अलग मसला है, ये भी अभी उसकी वजाहत नहीं की गई कि सदर जो है वो उसी वक्त डेट का ऐलान कर देता है, लेकिन अभी तक डेट का ऐलान नहीं किया गया है। आगे इन मामला को किस तरह से लेके चला जाएगा ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है और आगे सियासत क्या होने जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान जिन हालात में है इस वक्त उसमें इकोनॉमी को डिस्कस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आने के बाद वो अपने फैसले करे। निगरान सेटअप से आप बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते कि वो अपनी फैसला साजी में आगे आए। आगे सीसीआई कमेटी पे भी सवाल उठ रहा है कि आगे आखिर सीसीआई कमेटी में कौन लोग शामिल होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो इस वक्त रेस किया जा रहा है। ये कानूनी तमाम शिकम जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं यकीनन आम आवाम बिल्कुल इसको नहीं जानती होगी, लेकिन बताना यूं भी ज़रूरी है कि रियासत की जब बात की जाती है, रियासत को जब ये कहा जाता है कि आप पहले रियासत है, तो रियासत के साथ आपका आइन भी जुड़ा हुआ है। अगर रियासत में आप आइन की उन्हीं शिकों को लेके जाएंगे जो आपके हक में बेहतर होती है, तो आगे तबाही के अलावा आपके सामने कुछ नज़र नहीं आता। मेरे साथ प्रोग्राम में इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब बाबर अब्बासी साहब। आप सियासी और समाजी रहनुमा हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं बाबर अब्बासी साहब के साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन करेंगे इसरार अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले अली आपकी तरफ आते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी क्लियर होना ज़रूरी हैं, स्पेशली आइन के कुछ आर्टिकल्स जिस पे बात होना ज़रूरी है, इसको कौन क्लियर करेगा? और अभी की अगर हम सिचुएशन देखें तो सबसे पहले आर्टिकल 48(5) इस पे पूरा उतरता है। हमारा पूरा जो अभी सिनेरियो बैठा हुआ है कि वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील हुई, सदर ने जो है समरी पे दस्तखत किए, उसके बाद डेट अनाउंस होने चाहिए थी। लेकिन आज की हम सूरत हाल में ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को यही नहीं पता कि आगे काम क्या करना है। क्या तज्जिया है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो बिल्कुल क्लियर है। जब असेंबली जो है वो अपने वक्त से पहले डिसॉल्व होगी, जिसको आप एक अननेचुरल डिसोल्यूशन कहते हैं, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। ये आर्टिकल 224, आर्टिकल 224A और आर्टिकल 48 की कंबाइंड रीडिंग है। और सदर साहब की ये आईनी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने साइन कर दिए, डिसॉल्व कर दिए, तो उसी वक्त उनको 2 काम करने हैं। एक के लिए तो उन्होंने ख़त लिख दिया था पहले ही कि निगरान जो वज़ीर आज़म है वो हमें आप करके भेजें, वो हो गया। दूसरी अब उनकी आईनी जिम्मेदारी ये है कि within 90 days he has to give the date for the election। अब इसके अंदर एक इलेक्शन एक्ट्स के अंदर एक अमेंडमेंट भी हुई है, और इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ये हुई है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद डेट दे भी सकता है, उसको आगे भी कर सकता है, उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। लेकिन ये जो शिक है इलेक्शन एक्ट की, ये मुतसादिम है आइन के साथ, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। जब उन्होंने फैसला दिया था तो उसके डिटेल्ड रीजंस देख लीजिए कि 14 मई को इलेक्शन 2 असेंबलियों के कराए जाएं, तो वो ये बात कह चुके हैं कि ये 90 डे टाइमलाइन जो है ये किसी भी सूरत सरपास नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो
कनेक्शन है, ये आइन जो है ये होलिस्टिकली इसको देखना होता है सना। और उसके अंदर जब आप प्रीएम्बल से शुरू करते हैं तो प्रीएम्बल ही ये कहता है कि इस मुल्क को वो लोग चलाएंगे जो लोगों के वोट लेकर असेंबली के अंदर आएंगे। तो असेंबली का होना लाजमी है इस आइन के तहत। और वो जाहिर है एक पीरियड बीच में आता है जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी हुकूमत ने आना होता है, एक असेंबली जाती है दूसरी ने आना होता है, उससे पहले इलेक्शंस होने होते हैं, उसकी भी बड़ी कैटेगोरिकल लाइन के अंदर। यहाँ पे एक बात जरा क्लियर मैं करवाना चाह रही हूँ आपसे। पहले सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया था 2 सूबों के इलेक्शन के मामलात में, उसके बाद ये मामला कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। मामला किसका है कानूनी तौर पर? अगर सुप्रीम कोर्ट को इसको वजाहत करनी है कि आखिर मामला क्या है, या अगर इलेक्शन कमीशन के पास गया तो क्या वैसे ही होगा जैसे पहले 2 सूबों के इलेक्शंस में हुआ कि जी जनाब कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अभी यही देख रहे हैं कि अभी तक ताहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, और अभी तो इस पे बात करना भी फजूल है कि जी 2 सूबों का क्या होगा? किसका मामला है असल, ये कौन इस मामले को रिजॉल्व करेगा? देखिए आईनी स्कीम तो बहुत क्लियर है। इलेक्शन की अब जो डेट देनी है वो प्रेसिडेंट साहब ने देनी है। बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने उस पीरियड के अंदर अंदर जो है इंतखाबात कराने हैं। ये जो 60 और 90 दिन का फर्क है इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये क्यों होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब 60 दिन इसलिए होते हैं नेचुरल डिसोल्यूशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन को पता होता है अब आगे इलेक्शन आने हैं, तो वो अपना कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन प्लान जो बनाना उनके ऊपर एक लीगली तौर पे बाइंडिंग है इलेक्शंस एक्ट के तहत, वो उन्होंने बनाना होता है। तो किसी भी वक्त जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे कि असेंबली तोड़ दो, तो इसलिए 30 दिन ज्यादा दिए जाते हैं ताकि अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन प्लान अभी तक नहीं बनाया गया तो वो बन जाए। इस सूरत में तो चंद घंटे पहले जो है वो असेंबली को अननेचुरली डिसॉल्व किया गया है, तो इतना तो इलेक्शन कमीशन को पता ही था कि इलेक्शन इंतखाबात होने वाले हैं। कमीशन को अभी पता था, ये बात तो बहुत पहले मुझे याद पड़ता है जहां तक मेरी नॉलेज है कि लास्ट टाइम उन्होंने जितना वक्त मांगा था तो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में उन्हें हल्का बंदियों के हवाले से फैसला दे देना चाहिए था, जो कि अभी तक वो भी नहीं हुआ। जो 2 सूबों में ये बात हो रही थी तो वो तो काम पहले भी उन्होंने नहीं किया। हल्का बंदियां तो देखिए ना, अब ये इलेक्शन कमीशन के पास एक स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 218 of the constitution as well as the powers under सेक्शन 54 एंड 57 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, उनके पास ये पावर मौजूद है कि अपने डिस्क्रेशन में उन्होंने ये देखना है कि क्या अब वो हल्का बंदियां विद इन द नेक्स्ट 30 डेज कर सकते हैं या नहीं। अगर तो वो कर सकते हैं तो ये जो नए इलेक्शन होंगे नई हल्का बंदियों पे हो जाएंगे, और अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो इलेक्शन ने 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है। अगर वो डीलिमिटेशंस इन द मीनवाइल नहीं होती तो फिर वो पुरानी जो डीलिमिटेशंस हुई हुई हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। बिल्कुल 2008 के अंदर भी बिल्कुल यही पोजीशन थी। अच्छा ठीक है, हल्का बंदियों पे बात कर रहे हैं। डीलिमिटेशन का जो मामला है वो मर्दमशुमारी से उसको जोड़ रहे हैं कि मर्दमशुमारी होगी तो फिर डीलिमिटेशन होगा, और आइन के आर्टिकल 51(5) को इसमें 51(5) में इसको क्लियर किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और भी तो बात है, क्या हल्का बंदियों में सीट्स की तादाद तो ज्यादा नहीं होगी? ये भी समझने से मैं कासिर हूँ, मैं भी समझना चाहती हूँ कि हल्का बंदियां तो होंगी लेकिन उसमें कोई सीट्स तो ज्यादा नहीं अब नहीं हो सकती थी। अच्छा। कब तक हो सकती थी? जब तक ये असेंबली इन जो है वो इन सेशन थी, और जिस वक्त तक ये इन एग्जिस्टेंस थी उस वक्त 2/3 अक्सरियत से आर्टिकल 51 को अमेंड कर सीटों को बढ़ाया जा सकता था, और कम अब तो किसी के पास पावर ही नहीं है ना, जब तक नई असेंबली नहीं आ जाती। तो अब तो इन्हीं जितनी नंबर ऑफ सीट्स 51 के अंदर मौजूद हैं इन्हीं के ऊपर इलेक्शन होना है। डीलिमिटेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डीलिमिटेशन तो सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है किसी इलाके में लोग बढ़े हैं किसी में कम हुए हैं, तो अब उस हिसाब से हल्का बंदियां की जाए इन द सेंस के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाए, और उसके अंदर आप देखेंगे हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल जो उसकी एक लीनिंग्स रही हैं। सीट्स में तो अब इजाफा नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि अगर लेट्स से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि गुलिस्तान जौहर के अंदर जो है वो 2 लाख लोग भर गए हैं और डिफेंस के अंदर 2 लाख लोग कम हो गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर उस तरह से बनाया जाएगा कि ज्यादा इलाका डिफेंस की तरफ आ जाएगा ताकि वहां पर वो सीट बराबर हो जाए, और यहां गुलिस्तान जौहर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ा दिया जाएगा वहां से कम कर। बेसिक आइडिया ये होगा कि लोगों जहां पर हैं वो एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पे एज फार एज पॉसिबल, जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि 1.5 लाख पर ही एमपीए होगा और 2.5 लाख पर ही एमएनए होगा, लेकिन इन सो फार एज इज प्रैक्टिकेबल
आपने उसको उसी सूरत में चलाना अच्छा, है। मेरा ख्याल है कि फिर टेक्निकली इलेक्शन कमीशन भी कुछ चीज़ों में परेशान हमें इसलिए यूँ नज़र आता है कि वो कराची का मामला तो फिर इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कराची में हाई रेज बिल्डिंग्स भी हैं और सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो हाई रेज बिल्डिंग्स की वजह से पाकिस्तान में, कराची में डेवलप हुए हैं। बहरहाल इस पे मगर सना, आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ जस्ट फॉर क्लैरिटी, देखिए वो जो स्टेज है वो तो गुजर चुकी है, और वो स्टेज इस वजह से गुजर चुकी है दैट द सेंसस हैज ऑलरेडी बीन ऑफिशियली पब्लिश्ड पर से। हालांकि मैं उसको ऑफिशियल पब्लिकेशन इस वजह से नहीं मानता। तो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू से, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ नंबर्स में रद्दोबदल कर दिए इसको। आप किस तरह से, मैं तो समझती हूँ उसको चैलेंज करना नहीं, बट कोरम भी पूरा नहीं था। अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने ये कहा है कि सीसीआई का तो कोरम पूरा नहीं था, क्योंकि केपी में और इधर पंजाब में तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे। तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर नहीं होता। तो दो सूबों की तो दे वर स्ट्रेंजर्स टू द सीसीआई, एंड व्हेन दे वर स्ट्रेंजर्स। क्लियर है, बात थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दफा ये बात खत्म हो जाए तो फिर आगे जाएं। लेकिन क्या ये बात कहीं आइन में कहीं क्लियर है कि केयर टेकर सेटअप का सीसीआई में कोई नुमाइंदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन होगा इसमें? देखिए, जब आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स। जब आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर वो होता है जो लोगों से वोट लेकर असेंबली से इलेक्ट होके आया होता है। केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्शंस एक्ट के अंदर उसकी हालांकि अब अमेंडमेंट भी हो गई है, उस अमेंडमेंट के बावजूद जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है डे टू डे रनिंग। वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, वो कोई ऐसी डिसीजन नहीं ले सकता जो आने वाली असेंबली या आने वाले चीफ मिनिस्टर पर बाइंडिंग हो जाए। चलें, इस पे मजीद भी बात करते हैं। क्लियर है कानून इसके ऊपर। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन बाबर अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बाबर अब्बासी साहब से पर्टिकुलरली कोई जो क्वेश्चन मुझे करना है जो बड़े दिल पे मेरे लगा हुआ है। पीडीएम की गवर्नमेंट में हमने देखा, खासतौर पे बाबर अब्बासी साहब, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पीडीएम के साथ साथ चलता रहा। क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन अभी भी उसी के साथ ही है? किसके फैसले माने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अपनी कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, या बस ठीक है जो ऊपर से फैसले आ रहे हैं उसी को चलाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही करिए। मैं समझता हूँ, देखें, पीडीएम तो अपना वक्त पूरा करके चली गई। जो कुछ भी उन्होंने किया है अपने लिए किया, या जो कुछ किया, पहली बात है कि आने वाला वक्त जो है कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह बहुत सारी चेंजिंग होगी मज़ीद जो है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी इलेक्शन कमीशन जो है, देखें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल जिस वक्त मुल्क को पड़ी हुई है कि जब तक हम मुल्क को अपने कानून और रूल ऑफ लॉ पे नहीं लाते ना, तो हम मार खाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जितना वक्त है उसमें इलेक्शन करवा दे, जिसको भी आना है। मैं समझता हूँ इस वक्त आप सिर्फ टेक्निकली क्या अब मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पे अभी जो जाते जाते डस्ट लगा के गई है पीडीएम, क्या आपको ये फैसला जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल से उन्होंने पास करवा दिया, अब क्या मुमकिन है कि ऐसा हो सके? अब तो टाइम ही नहीं उनके पास। देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को पहले भी वो मुतनाज़ा बना, इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया गया। एक बड़ी पार्टी, ठीक है, हमको हम कह सकते हैं कि इमरान खान कि कुछ गलतियों की वजह से सारा चीज़ जो है ना उल्ट पुल्ट हो गई है मुल्क में। और इलेक्शन कमीशन को अब भी चाहिए कि वो अपने कानून और दायरा कार में रहकर इलेक्शन करवा दे। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाकर आपस में एक जंग, जो इदारों के अंदर जंग बनी हुई है, जो मतलब सियासतदानों ने अपनी बारी लेने के लिए, देखें, इस वक्त मेरे मुल्क की आवाम सारी ख़त्म हो रही है। आज मुझे बताएं, कोई आवाम की बात कर रहा है? बैरिस्टर साहब ने आपके सामने कानून की बात की, सियासतदान अपनी सीट की बात करते हैं। अवाम की हालत क्या हो रही है? आपको पता, आते ही जो है ना हमें एक तोहफा मिला, पेट्रोल 20 रुपए बढ़ाया गया। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? गरीब को इसका मतलब मारने चाहते हैं सारे, के गरीब खत्म हो जाए, सफेद पोश लोग खत्म हो जाए और ये अमीरों का मुल्क बन जाए। और ये बड़े बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पेट्रोल पे अगर वो फौरन कभी इमरान खान को बंद करो, नवाज शरीफ को छोड़ो, उसको पकड़ो, छोड़ो, के एक्शन से बाहर आएगी। अच्छा, क्या अवाम के लिए वो कल अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं मादल से कहूँगा, कल उनको एक्शन लेना चाहिए था। बाबर अब्बासी साहब, कितनी अजीब सी बात है कि इस वक्त हर कोई अपना वीजा लगाने पे तुला मैं यही कह रहा हूँ, मुल्क की किसी मुल्क, हमें भी लोग मशवरा दे रहे हैं, क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूँ, आप देखें, आप और मैं तो चलें कुछ गुजारा कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया। आप मुझे बताएं, जब ये चीज़ें छोटे, देखें, जो लोग ऊपर बैठे वो ऊपर ही देख रहे हैं, उनको नीचे जाके देखना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए लोगों के कितना बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर है। आप उनको लाइट भी नहीं दे रहे हो, आप लाइट के बिल उनसे इतने ले रहे हो कि इतनी उनकी तनख्वाह नहीं है, इतने उनके बिल ले रहे हो, गैस नहीं मिल रही है उनको इससे खाना पकाने के लिए, कुछ करने के लिए। कहाँ जाए गरीब आदमी और कहाँ जाए सफेदपोश आदमी जो है ना। तो बात यह है कि ये सारे जो है ना, वो बात आप वाली सही है कि सब ऊपर ऊपर अपने टिकट देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। कभी ना कभी
ये मुल्क वो है कि ये अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जो है ना ये रखा और अल्लाह ने इसको बचा के रखा है, वरना इन सियासतदान ने इस मुल्क में किसने छोड़ा है। इमरान खान आया, उन्होंने अपनी बात की, नून लीग आई, उसने अपनी बात की, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी बात करते हैं, पीपल पार्टी अपनी बात करती है, जितने लोग हैं वो अपनी बात करते हैं। कभी उन्होंने पलट के देखा है जिन लोगों के ऊपर सियासत कर रहे हैं? चलिए, आज़ादी का महीना है, मैं आपसे कुछ डिस्कशन एक और भी करूँ, करना ज़रूरी है। हम बहुत आराम से मुल्क को छोड़ने की बात करते हैं, यहाँ पे अगर ये भी तो सोचना चाहिए जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है कुछ नौजवान पहले भी यहाँ से जा रहे थे, बहुत पहले से सिलसिला था, अभी तो पूरी पूरी फैमिली शिफ्ट होने का सोच रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे सलाहियत भी तो इतनी नहीं है। अगर बाहर मुल्क में आप चले भी गए तो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग से लेके आपकी डिग्रीज तक को तो चैलेंज कर दिया जाता है, बाहर मुल्क में जाके करेंगे क्या? देखें, ये बात अगर आप इस तरह इसको दूसरे रुख में अगर सोचें ना, बाहर जाके क्या करेंगे, मैं समझता अगर झाड़ू भी लगाएंगे तो ठीक है, उनको कुछ मिलेगा। इस मुल्क में छोड़ा क्या इन्होंने? सवाए अजाब और मतलब तबाही के अलावा नौकरी नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में है ना गवर्नमेंट सेक्टर में है। और जो काम करते हैं उनको 10 लोग खड़े हो जाते हैं आके, जी इधर पैसे दे दो उधर पैसे दे दो। एक पुलिस वाला भी जो है ना, एक किसी ठेले वाले को नहीं खड़ा होने देता। तो मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ जाए फिर? आपने उसके लिए कौन सी जगह छोड़ी है कि वो काम करे? नौकरी उसको नहीं मिल रही है, खाने पीने की चीज़ें उसके लिए मैसर नहीं है। जाके कोई जो देखे ना, ये जो इतने सेंटर खुले हैं लाइनों पर, अच्छे अच्छे श्वेतपोश लोग लाइनों पर लगे हुए हैं, उनसे पूछे ना उनके दिल से कि उनका मुल्क है, उनका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको लाइट मिल रही है, ना उनको बैठने की जगह मिल रही है, रोडें नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहाँ जाए फिर बिलाखिर कोई ना कोई आदमी तो सोचेगा ना। अगर मैं किसी एक शहर में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस शहर में मुझे तंग किया जा रहा है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, तो शायद शहर बदलने करने की कोशिश करूंगा कि मैं इस शहर से दूसरी जगह चला जाऊँ। लोगों की इज्जत नफ्स को इस वक्त मजरू किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।